नमस्कार। 26 मई को मोदी सरकार 3 साल पूरे कर लेगी। प्रचंड बहुमत के साथ सत्तासीन बीजेपी पूरे देश में सरकार के 3 साल पूरे होने पर जश्न की तैयारी भी कर रही है। इस मौके पर देश के सैकड़ों शहरों में विशेष कार्यक्रम होंगे। इस बीच सरकार के मंत्री अपने विभागों का लेखा जोखा देश के सामने रख रहे हैं। मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सबको अच्छी शिक्षा का वादा दोहराया। बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले सकारात्मक असर की चर्चा की। दूसरी ओर शिक्षा पर बड़े दावे के उलट सरकार ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एमफिल पीएचडी की सीटें कम कर दी। विभिन्न विश्वविद्यालय अपनी स्वायत्तता को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। उधर नोटबंदी की बात करें तो आरबीआई के मुताबिक पिछले साल 30 दिसंबर तक 15 लाख करोड़ रुपए के 500 और 1000 के नोट बैंकों में वापस आ गए। बीते साल 8 नवंबर की नोटबंदी के बाद सिर्फ 54,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट नहीं लौटे हैं। इस लिहाज से नोटबंदी को बहुत कामयाब नहीं कहा जा सकता। हालांकि सरकार नोटबंदी के कई दूसरे फायदे गिना रही है। राज्य की बात में आज बात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कामकाज और नोटबंदी के असर की। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को दावा किया कि सरकार ने सबको अच्छी शिक्षा का वादा पूरा किया है। जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने पिछले 3 साल में 49 केंद्रीय विद्यालयों का काम शुरू किया और 50 नए केंद्रीय विश्वविद्यालय मंजूर किए। इसके अलावा सरकार ने नए जवाहर नवोदय विद्यालयों को भी मंजूरी दी है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा वैकल्पिक रूप से अब अनिवार्य कर दी गई है, लेकिन नो डिटेंशन पॉलिसी को लेकर प्रस्तावित कानून संशोधन अभी पास नहीं हुआ है। पिछले कुछ साल में सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी यानी बच्चे को 8वीं क्लास तक फेल न करने की नीति पर काफी विवाद हुआ था। कई राज्यों का कहना है कि इससे बच्चे 9वीं क्लास तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उससे आगे बढ़ नहीं पाते। केंद्र सरकार ने केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की मीटिंग बुलाकर डिटेंशन पॉलिसी के बारे में फैसला राज्यों पर छोड़ दिया। जावड़ेकर ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन करने का फैसला आ गया। इस बारे में जल्द ही संसद में विधेयक लाया जाएगा। नए कानून के तहत 5वीं और 8वीं में बच्चों को रोकने से पहले उस साल 2 बार परीक्षा के मौके दिए जाएंगे। सरकार ने 7 नए आईआईएम और 6 नए आईआईटी के साथ बिहार के मोतिहारी में नई केंद्रीय यूनिवर्सिटी को भी मंजूरी दी है। बजट के अतिरिक्त हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरकार ने उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व स्तर का बनाने के लिए की जा रही कोशिशों का ऐलान किया। जुलाई से देश के 38 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा होगी। लेकिन कई मोर्चों पर सरकार ने जवाब नहीं दिया। जैसे नई शिक्षा नीति पर अब तक कुछ नहीं हुआ। पिछले साल स्मृति ईरानी के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रहते सरकार ने नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट जारी किया, लेकिन मामला अब भी अटका हुआ है। सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए एक नई कमेटी बनाने का ऐलान किया था, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। हालांकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि जल्द ही इस बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इस बात पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि आईआईटी की प्रवेश परीक्षा में 12वीं का महत्व बना रहेगा या हटा लिया जाएगा। इस सवाल पर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस पर जल्द ही फैसला होगा। आइए जरा देखें मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्या कह रहे थे। एचआरडी में एक नारा तैयार किया जो हमारा लक्ष्य और हमारा मिशन को स्पष्ट करता है। सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। आज गरीब भी अच्छी शिक्षा चाहता है और इसलिए वही हमारी प्रायोरिटी है। नेक्स्ट, स्कूल एजुकेशन में 26 करोड़ छात्र हैं और इसमें 22 लाख सरकारी स्कूल है। सरकार की मदद से यानी सरकार जहां तनख्वाह देती है ऐसे 1.25 लाख स्कूल्स है और प्राइवेट 4.5 लाख स्कूल्स है। उसमें सीबीएसई, आईसीएसई भी है, स्टेट बोर्ड्स के भी अनएडेड स्कूल्स है। तो ये सब मिलके और लगभग 1 करोड़ शिक्षक है। तो ये एक बहुत बड़ा विस्तार वाला 26 करोड़ का स्कूल एजुकेशन सेक्टर है। नेक्स्ट, ये केंद्रीय विद्यालय हमने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन का एक्सपांशन करें, विस्तार करें और उसके लिए पिछले 3 साल में 109 केंद्रीय विद्यालयों की ये हुई है। उसमें 59 कार्य शुरू हुआ है और 50 नए सैंक्शन हुए हैं। तो 109 केंद्रीय विद्यालय ये क्योंकि बहुत गरीब के लिए
सबसे अच्छा स्कूल केंद्रीय विद्यालय वो मानते हैं। और दूसरा नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय में 62 नए नवोदय विद्यालय करने का फैसला लिया है। इम्प्रिंट, दैट इज लॉन्ग फॉर्म इज इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये जो शोध करता है, कभी छात्र है, कभी फैकल्टी है, और कभी अन्य भी शोध करता है जो आज स्टूडेंट नहीं है, फैकल्टी नहीं है, प्रोफेशनल्स है, तो वो भी अपने प्रपोजल्स दिए। इसमें 10 एरिया में उनसे प्रपोजल्स मांगे थे। 258 प्रोजेक्ट्स मंजूर हुए हैं। 595 करोड़ उसमें हम लगा रहे हैं, सरकार दे रही है पैसा, और इससे आने वाले 2 साल में बहुत नए शोध लगेंगे। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, आज ही आपने देखा होगा, कल जो विज्ञान भवन में कार्यक्रम हुआ, दिल्ली आईआईटी को, ये दिल्ली की जो प्रदूषण की समस्या रोज देखते हैं, तो माइक्रो 2.5 का भी बचाव करने के लिए, उस धूलिकण से भी बचाव करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट उन्होंने खोजा है। तो आईआईटी दिल्ली को वो मिला है पुरस्कार कल पहला, और इसके लिए हम उनको यही भी बधाई देते हैं। प्राथमिक शिक्षा तो मुफ्त में मिलने की सरकार की सुविधा है। उच्च शिक्षा में क्या होगा? उच्च शिक्षा में, और जहां गुणी विद्यार्थियों को, जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनको स्कॉलरशिप्स मिलना चाहिए और प्रोत्साहन भी मिलना चाहिए। और उसके 3 कदम, स्कूल एजुकेशन में नेशनल मीन्स कम मेरिट, गुणवान प्रतिभाओं को, लेकिन जो गरीब है, ऐसे लगभग 4 लाख स्टूडेंट्स को हर महीने 500 रुपए का स्कॉलरशिप है। 10 लाख छात्राओं को 3,000 रुपए साल का, स्कूल छात्राओं को, 10 लाख छात्राओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसके तहत और कुल कार्यक्रम के अनुसार वो स्कॉलरशिप मिलती है। हायर एजुकेशन में लगभग 3.5 लाख स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर 10,000 और 20,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है। 2 लाख छात्रों को यूजीसी फेलोशिप 3 साल के लिए मिलती है। पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप एआईसीटी की 40,000 छात्रों को मिलती है, जो 12,400 रुपए प्रति माह होती है। और 4,000 छात्राओं को 5,000 रुपए पर एनम भी एक स्कॉलरशिप की योजना है। सबसे बड़ी बात जिसकी न्यूज नहीं आई, लेकिन आप जरूर छापोगे, तो ये देश में शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों का क्या हाल है, उच्च शिक्षा पर खास तौर पर, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। कमलेश सिंह, जीबीसी न्यूज़ के पॉलिटिकल एडिटर, साथ ही जीबीसी न्यूज़ के कंटेंट एडिटर सत्यप्रकाश पांडे, और मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम नवीन। कमलेश, पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप संसद की आपकी अच्छी रिपोर्टिंग का अनुभव रहा है। देश के प्रथम नागरिक से ज़रा शुरू कर लूँ। प्रणब मुखर्जी जिस वक्त राष्ट्रपति बनाए गए थे, उनके अक्सर भाषणों में मैंने ये सुना था कि विश्व के जितने भी टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें भारत के टॉप रैंकिंग 200 भी और कई दफ़ा तो 500 तक की बात हुई। प्रणब मुखर्जी ने बार बार और लगभग जहां भी ऐसी सभा हुई, जहां मौका मिला, ये नोट कराया कि देश के जो संस्थान हैं वो विश्व के अग्रणी संस्थानों में कहीं शामिल नहीं हो पाते, उस लिस्ट में उनका नाम नहीं है। वो तब था जब उनकी अपनी सरकार थी। आज 3 साल हुए, मोदी की सरकार है, राष्ट्रपति वो बने हैं, अभी भी हैं, कार्यकाल ज़रा कम बचा है, लेकिन अब भी वो ये चर्चा कहीं करना भूलते नहीं हैं। इन 3 सालों में क्या प्रणब मुखर्जी की बात को लेकर सरकार ने अगर संजीदगी से काम किया हो, तो क्या कोई बदलाव आपको दिखता है? प्रकाश जावड़ेकर तो दावा कर रहे हैं। देखिए, मुझे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं दिखता। खासकर जहाँ तक आपने देखा कि मैं कल खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था, उन्होंने जो बातें की, IITs IIM की बातें कर रहे थे, तो वो क्वांटिटी एजुकेशन की बात तो कर रहे थे, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन है उस पर उनका फोकस नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं के बराबर था। जब उनसे पूछा गया, उनसे बेहद ज्वलन बात उनसे पूछी गई, एक प्रश्न पूछी गई थी उनसे कि आप ये बोल रहे हैं कि 22 लाख सरकारी स्कूल्स हैं, उनका एजुकेशन जो स्तर है आप वो देखें, और 4.5 लाख जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एजुकेशन है, जमीन आसमान का अंतर दिखता, उसको वो जो डिस्पैरिटी उसको खत्म करने के लिए आप क्या करते? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उसके बाद ये उनसे दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा ये पूछा गया था कि अभी देश के कई हिस्सों में जो फीस बढ़ोतरी है प्राइवेट स्कूलों में, उसको लेकर के आंदोलन चल रहा है, उस पर आप सरकार का क्या मत है? उन्होंने साफ तौर पे कहा कि
मनोनुकूल होना चाहिए। और इन्होंने यहाँ तक हिंट दिया कि गुजरात सरकार ने एक पद्धति बनाई है कि वहाँ एक स्लैब धार्य किया गया और ऐसा स्लैब होना चाहिए। लेकिन जब उससे पूछा गया कि क्या सरकार इस तरह का कोई प्रस्ताव लाएगी कि प्राइवेट फीसों के प्राइवेट स्कूलों के मनमानी पर रोक लगे, तो उनका जवाब वो बिल्कुल चुप्पी साध गए। कहीं ना कहीं साफ है कि जो माफियागिरी है एजुकेशन सिस्टम में, उन पर सरकार की चुप्पी बिल्कुल साफ दिखती है। और खासकर हायर एजुकेशन की बात तो बिल्कुल बहुत ही दयनीय स्थिति है। खासकर जेएनयू की बात आपने खुद रिपोर्ट में बताई। जेएनयू की बात छोड़िए कि देश की जो अन्य इंस्टीट्यूशन है, खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश की संस्थाएं, वहाँ की जो हायर एजुकेशन है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। इस शिक्षकें नहीं हैं, छात्र नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन एमए और एमए की डिग्री को फर्जी डिग्री देते हैं। तो ये जो अनक्वालिफाइड जो एजुकेशन है, ये जो बांटा जा रहा है, उस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि 3 साल में बड़े बड़े वादे किए गए। आईआईटी और आईआईएम की बनाने की बात कही कि विश्व स्तरीय आईआईटी और आईआईएम कैसे बोलो, वहाँ शोध कैसे बढ़े, शोध को कैसे बढ़ावा दिया जाए। और रही बात, आपने देखा होगा कि वहाँ की जो छात्रवृत्ति की जो घोषणा की गई, 500 रुपये वो छात्रवृत्ति देते हैं। अब आप ही बताइए कि जो महंगाई के ज़माने में 500 रुपये छात्रवृत्ति देकर के वो कौन सा तीर मार लेंगे, कौन सा शोध काम बच्चे कर पाएंगे। आपने साफ साफ कहा था कि हर शहरों में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनेगा जहाँ छात्र जाकर के अपना प्रयोग कर सकें। कौन सा प्रयोगशाला बना 3 साल में? तो बहुत सारी बातें घोषणाओं में, बहुत लंबी लंबी घोषणाएं मिलेंगी आपको, लेकिन जमीन पर कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको। पुरुषोत्तम नवीन, 59 केंद्रीय विश्वविद्यालयों का काम शुरू हुआ, 50 नए शुरू हुए, कहा 62 नए जवाहर विद्यालय भी वो भी शुरू करने की बात हुई। ये आंकड़े जब आप सरकार देती है तो दिखने में, सुनने में भारी भरकम लगते हैं, लेकिन तब इनकी सत्यता की जांच या परख तब हो सकती है जब आप इनकी तुलना पिछले 5 सालों में, पिछले 10 सालों में यूपीए सरकार के दौरान इस मोर्चे पर कितना काम हुआ उन आंकड़ों से करें। ये आंकड़े हम यहाँ ज़रा मिस कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी तुलना की जाए। क्या आप इसे सरकार का एक बड़ा कदम मानते हैं? इसमें कोई दो राय नहीं कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, इनमें पढ़ाई के मामले में लोग इनकी तारीफ करते हैं, ठीक ठाक स्टाफ रहता है, बच्चों का अच्छा खासा रिजल्ट भी आता है, लेकिन नंबर ऑफ स्कूल्स जो बढ़ाने की बात हुई, इन्हें आप किस तरह से, किस रोशनी में देखेंगे, कैसे तुलना करें? देखिए, मैं 2 स्तरों पर चीज़ों को देखता हूँ। जहाँ तक नए विश्वविद्यालय और नए स्कूल खोले जाने की बात है, वो अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन ये विकास की एक सतत प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि यूपीए ने स्कूल और कॉलेज नहीं खोले थे, यूपीए ने भी किया था, आने वाली सरकारें भी करेंगी। ये बिल्कुल एक सामान्य सी प्रक्रिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा में जो बेसिक बदलाव होने चाहिए, शिक्षा के जिस माध्यम पर बात होनी चाहिए, आज भी तमाम शहरीकरण, तमाम पलायन के बावजूद भारत की 65 से 70% आबादी गांवों में रहती है। गांव के बच्चों को किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, वहाँ के पढ़ाई का माध्यम क्या है। यहाँ तक कि मैं शहरों में भी देखता हूँ, पढ़ाई का पूरा माध्यम अंग्रेजी में है, लेकिन बच्चे उसको समझ नहीं पा रहे हैं। और जहाँ भाषा की बात आती है तो वहाँ पर बिल्कुल एक बेसिक भाषा बताई जाती है, लेकिन और दूसरे जो सब्जेक्ट हैं, चाहे वो गणित हो, इतिहास हो, भूगोल हो, उसकी भाषा आप देखेंगे इतनी क्लिष्ट है जो बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं। तो यह जो विरोधाभास है भाषा का, और ये भाषा के मुद्दे को इन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाया था कि चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, चूँकि दक्षिणपंथी पार्टी मानी जाती है बीजेपी और भाषा, सभ्यता, संस्कृति से इनका गहरा लगाव माना जाता है। तो उस एक पॉइंट पर मैं ये सरकार का फेल्यूर मानता हूँ कि भाषा को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है, माध्यम को लेकर के, क्योंकि जब आप अपनी भाषा को नहीं बचाएंगे तो आप अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपनी शब्दावली, सबसे आप दूर होते जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी कि जिस तरह से विश्वविद्यालयों में एक विचारधारा का युद्ध चल रहा है पिछले 3 सालों में, हमने देखा, चाहे वो हैदराबाद विश्वविद्यालय की बात हो, रोहित वेमुला का कांड हम लोगों को याद है, जेएनयू की बात हो। अभी देखिए, जेएनयू में जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें यह है कि वहाँ के प्रशासन ने 1400 विद्यार्थियों के लिए अनुशंसा दी थी कि उन्हें एमफिल और पीएचडी में एडमिशन दी जाए। सिर्फ 200 विद्यार्थियों को एमफिल और पीएचडी में एडमिशन दिया गया है। तो यानी 80% तक की कटौती आप कर रहे हैं, और आपका मंत्रालय मान रहा है कि जेएनयू आज भी इन तमाम विवादों के बाद भी भारत का सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी उनमें से है। ये मंत्रालय की रिपोर्ट है। उसके बावजूद आप इतनी बड़ी कटौती करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विचारधारा के जो वर्चस्व की लड़ाई है उसमें सरकार लीन दिखाई देती है। जिस तरह से बड़े बड़े पदों पर विश्वविद्यालयों के, चाहे अध्यक्ष का पद हो, मुखिया का पद हो, या फिर वीसी का पद हो, वो अपने विचारधारा वाले लोगों को दिया जा रहा है। जिस तरह से एक शिक्षा का एक कहें कि भगवाकरण किया जा रहा है, अगर ये कहें तो हो सकता है अतिशयोक्ति हो,
लेकिन जिस तरह की चीज़ें चल रही है, ये मुझे लगता है कि एक संतुलित पथ में एक समन्वय बना करके सरकार को चलना चाहिए। और गांव की जो शिक्षा है, सरकारी विद्यालयों का जो हाल है, शिक्षा का जो माफियाकरण हुआ है बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसी जगहों में, जहां पर कि सरकारी विद्यालय बिल्कुल ठप हैं और प्राइवेट स्कूल सिर्फ इसलिए चलाए जा रहे हैं कि वो मुनाफे का धंधा है और तमाम राजनेता चला रहे हैं। आप देखेंगे कि मुझे याद है बिहार में कई बार 2-3 बार ऐसे प्रयास हुए कि परीक्षा में नकल को रोका जाए, लेकिन 12%, 14%, 20% तक रिजल्ट आते हैं। राजनेताओं की पैरवी जाने लगी सरकार के पास कि अगर इस तरह से परीक्षाएं होंगी तो हमारे स्कूल ठप हो जाएंगे, कोई आएगा नहीं एडमिशन के लिए। तो सरकारी विद्यालयों में जानबूझ करके एक तरह से खराब शिक्षा दी जा रही है ताकि जो पैसे वाले लोग हैं वो प्राइवेट स्कूलों में जाएं और प्राइवेट स्कूलों में जो माफिया का धंधा है वो चलता रहे। तो मुझे लगता है कि माफिया को रोकना, शिक्षा माफिया पर नकेल कसना, शिक्षा के माध्यम पर ध्यान देना, विश्वविद्यालयों को एक स्वायत्तता देना, विचारधारा की लड़ाई से ऊपर रखना शिक्षा को, ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें सरकार को संतुलन बरतना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी सत्यप्रकाश, काफ़ी लंबी बात पुरुषोत्तम नवीन ने कही। संतुलन कैसे आएगा? वो संतुलन नहीं है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बनाम निजी स्कूलों की, सरकारी यूनिवर्सिटीज़ को भी अगर इंक्लूड कर लें बनाम निजी यूनिवर्सिटीज़, जहां सुविधाएं और बिल्कुल रफ्तार के साथ, नई तकनीक के साथ मुहैया करा दी जाती हैं, जबकि सरकारी यूनिवर्सिटी इस मामले में बहुत पीछे रह जाती है। मैं जानता हूँ, अपने ही पेशे से अगर जुड़ी बात कर लूँ तो मैं कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जानता हूँ जहाँ अभी तक मीडिया का डिपार्टमेंट ही अलग नहीं किया गया। भाषा का एक अलग मसला है, आप हिंदी, इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप अलग अलग कोर्सेज लाते हैं, लॉन्च करें, MBBS, वो तमाम बातें हैं, उसको लंबी एक चर्चा उस पर हो सकती है। लेकिन फिलहाल अगर लोअर एजुकेशन से शुरू कर दें, बच्चों के लिए ये कहा गया कि नो डिटेंशन पॉलिसी लाना पहले महसूस किया गया कि ज़रूरी था, इसीलिए कि बच्चों पर स्ट्रेस ज़्यादा ना हो, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस, बच्चों में तनाव, आत्महत्या और इस तरह की उनके साथ, और समान अवसर देने की भी बात है कि सभी बच्चों को एक समान अवसर मिले। लेकिन आज उसमें फिर बदलाव की ज़रूरत महसूस की गई और उसमें अब तक कोई सरकार के पास स्पष्टता है नहीं। क्या कारण है? सरकार इस मामले में पसोपेश में क्यों लगती है? देखिए, जब नो डिटेंशन पॉलिसी लागू की गई थी तब भी बहुत होमवर्क नहीं हुआ था। पिछली सरकार ने भी बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं किया था। आप सोचिए, 8वीं क्लास तक बच्चे का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, उस बच्चे को हम फेल नहीं कर सकते। सीधे मतलब उसको प्रमोशन देके 1 से लेकर 8 तक ले आएंगे। लेकिन उसके बाद आप देखिए, 9वीं क्लास में जाने के बाद जब उसकी परीक्षा शुरू होती है तो वो फेल हो जाता है। कई राज्यों ने इस पर विरोध दर्ज कराया कि मतलब बच्चे को अगर बेसिक एग्जाम से नहीं गुजारेंगे तो उसकी प्रैक्टिस आगे के एग्जाम के लिए खराब हो जाएगी, आगे की कक्षाओं के लिए खराब हो जाएगी। तो उन्होंने विरोध किया, उस पर सरकार ने विचार करने की बात कही है। मैं अब इस चर्चा को थोड़ा दूसरी तरफ लेकर चलना चाहता हूँ। एजुकेशन सिस्टम की बात आज़ादी के 70 दशक से ऊपर हो गए हैं। आप बेसिक एजुकेशन की बात करिए, गांव की, जहां से हम शुरू होते हैं, गांव की एजुकेशन देख लीजिए, वहां पे जो बच्चों का शिक्षा का स्तर है वो अभी तक नहीं दे पाए हम। ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी आता है और हम उसको अभी तक 0% भी आप कह लीजिए नहीं दे पाए। इसमें कमी किसकी है? मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो राज्य सरकारों ने भी और केंद्र के स्तर पर भी जो कुछ है, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो, कक्षाओं की ज़रूरत हो, वैसा सब सरकार की तरफ से तो मुहैया कराया जाता और इरादों में तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दिक्कत कहाँ है? देखिए, पॉलिटिक्स में दिक्कत है। दिक्कत यह है कि मतलब हर सरकार का अपना एजेंडा होता है, हर सरकार का अपना मैनिफेस्टो होता है और चुनाव से पहले उसके बाद आते हैं। लेकिन आप पिछले 5 चुनाव उठा के देख लीजिए, एजुकेशन पॉलिसी को लेके किस सरकार ने, किस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो बनाया, किसने नहीं बनाया। आपने देखा नहीं होगा, विकास की बातें लोग करते हैं, बुलेट ट्रेन की बातें करते हैं, नए एयरपोर्ट बनाने की बातें करते हैं, लेकिन आप देखिए कि एक बड़े आदमी का बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है, उसको दुनिया भर की सुविधा मिलती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के बेटे लंदन, ऑक्सफोर्ड और कैलिफोर्निया में जाके पढ़ते हैं। एक कॉमन मैन का बेटा देखिए, जो सरकारी हमारी यूनिवर्सिटी, किसी जमाने में BHU बहुत अच्छी हुआ करती थी, किसी जमाने में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता था, बिहार में की यूनिवर्सिटी का नाम लिया जाता था। आप देखिए वहां का एजुकेशन का स्तर देखिए, वहां सुविधाओं का स्तर देखिए, मतलब ना वहाँ पे शिक्षकों की संख्या बढ़ाई गई, ना वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया। प्राइवेट जो शिक्षा माफिया हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में दुनिया भर की सुविधा देते हैं। आप एग्जाम्पल के लिए चले जाइए, नाम लेना ठीक नहीं होगा, अमेठी देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे हम फॉरेन की किसी यूनिवर्सिटी में आ गए हैं। सारे बच्चे पैसे वाले के घर के वहाँ जाते हैं। आप यहाँ नोएडा में मतलब डिग्री कॉलेजेस देख लीजिए सरकारी, उनकी हालत देख लीजिए। मेरा ये मानना है कि प्रकाश जावड़ेकर को मतलब शिक्षा में बेसिक सुधार करने की जरूरत थी। जो मतलब आए दिन आप
5 आईआईटी खोलने की बात करते हैं। 5 आईआईटी में लड़के कहाँ के आके पढ़ेंगे? मतलब वो लड़के मतलब आईआईटी तक पहुंचने के लिए जो बेसिक एजुकेशन है, मतलब क्लास 1 से लेकर 12th तक, वहां का सफर देख लीजिए, क्या मुश्किल से मेरे हिसाब से 10% लड़के वहां तक आ पाते हैं। 135 करोड़ के पॉपुलेशन में एजुकेशन जो किसी भी देश को मतलब आगे ले जाने के लिए बहुत जरूरी होती है, हमारे देश में इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया गया। मुझे लगता है इस पर बहुत युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत है। आपने सही कहा, युद्ध स्तर पे काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कमलेश, फिर वापस आपके पास आता हूँ। लगातार इस पर चर्चा हो रही है कि नई शिक्षा नीति लाई जाएगी, बहुत इस पर अभी चर्चा भी हो रही है, कमेटी भी बनाने की बात थी, हमने भी बताया अपने दर्शकों को भी। क्या ऐसा आमूलचूल बदलाव करने का इरादा केंद्र सरकार रखती है जिसके बाद आप ये कह सकते हैं, या शायद जिसके बाद केंद्र सरकार ये दावा कर सके कि नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे तो शायद इस शिक्षा के और शैक्षणिक संस्थानों के हालात में एक बहुत बेहतरीन बदलाव महसूस किया जाएगा? देखिए, एक नई शिक्षा नीति की बात जहाँ तक कही जा रही है, ये शिक्षा नीति 2 साल से धूल फाँक रही है और तीसरा साल है। उसके बावजूद उम्मीद की जा रही थी कि इस बार शायद शिक्षा नीति आएगी, लेकिन अभी नहीं आ पाई। लेकिन देखिए, मूलभूत जो समस्या है उस पर सरकार नहीं जाती है। खासकर मैं अगर जहाँ हम लोग बैठे हैं, दिल्ली की बात करता हूँ, तो दिल्ली में जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 56 कॉलेजेस है उसमें देखेंगे तो भारी संख्या शिक्षकों की कमी है। कभी भी सीट नहीं बढ़ाएगा। 56,000 सीटें हैं, उनको नहीं बढ़ाया जा सका है क्योंकि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट नहीं हो पाया और देश भर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, वो डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो ये सब चीज़ें बहुत मूलभूत चीज़ें हैं, उनको उस पर सरकार का ध्यान नहीं। और सबसे बड़ी बात जो इन डेवलपमेंट या शिक्षा की जड़ में है, वो राजनीतिकरण जो शिक्षकों का हुआ। अब देखिए, तमाम ऐसे राज्यों में, खासकर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सब जगह शिक्षक ही सारा बेसिक काम करता है। चुनाव होगा तो शिक्षक काम करेगा, मिड डे मील बांटना हो तो शिक्षक काम करेगा, आपके यहाँ सरकारी पत्र भिजवाना हो तो मिड करेगा, सर्वे कराना हो तो शिक्षक करेगा। एक शिक्षक के माँ पे सरकार, कम से कम केंद्र सरकार की 10 योजनाएं उनको इम्प्लीमेंट करने का अधिकार। BLO हो तो शिक्षक ही होगा। अरे भाई, जब शिक्षकों के पास शिक्षण के अलावा ढेर सारा काम है, वो उसी में व्यस्त रहते हैं, तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ से आएगा? रही बात, अगर आप सेंटर की बात करेंगे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि शिक्षकों की भारी कमी है, योग्य शिक्षकों की भारी कमी है। जिस तरह से शिक्षा पैटर्न चल पड़ा है, योग्यता क्या, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसे जो प्रक्रिया चल पाई, उसमें जो इस तरह से धांधली होती है कि आप कल्पना से परे है। एक पॉइंट दिया जाता है, एक पॉइंट आधार पर सिलेक्शन होता है, जो जिस राजनीतिक विचारधारा का लोग वो उसमें सिलेक्शन पाता है। ये बराबर ये शिकायत आई, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगातार शिकायत आई थी। और अब भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 10,000 शिक्षकों की कमी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अकेले 3,500 की वैकेंसी चल रही है। लगभग 12,000 जो एडहॉक के टीचर हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, उनकी सुनवाई करने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन सुनवाई उनको प्रमाणित करने की जरूरत कोई नहीं उठाता। प्रमाणित किसका होता है? तो जो एक खास राजनीतिक विचारधारा के लोग, उनका प्रमाणित होगा, वो कोई भी हो, लेकिन जो योग्य शिक्षक उनको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, धीरे धीरे घून की तरह खाते रहिए एजुकेशन सिस्टम को। हाँ, बात जरूर है कि जो केंद्र सरकार की जो पहले की योजना थी, अभी जो योजना शुरू करेगी, जैसे नवोदय विद्यालय की बात है, नवोदय विद्यालय काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। और इस बार का आंकड़ा आप देखिएगा तो लगभग 16,000 लोग IIT के लिए क्रैक में उन्होंने एग्जाम दिया था, लेकिन 1700 लोगों ने उसमें क्रैक किया है, तो बहुत अच्छा परसेंटेज है। कुछ विद्यालय अच्छा काम कर, लेकिन जो आमूल चूल परिवर्तन की बात या उम्मीद हम लोग कर रहे थे कि सरकार बात ही ऐसा होगा, वो नहीं हो पाया। अब भी लगता है कि सरकार उसी धरने पर चल रही है, कुछ अलग से करने की इच्छा शायद सरकार के पास नहीं या सोची नहीं है। ठीक है, ज़रा देखते हैं कि नई शिक्षा नीति जब आती है तो उसमें कोई बड़ा ऐलान होता है, कोई बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सरकार के इरादे भी जाहिर होंगे, और जो शिकायतें हैं, जो आरोप सरकार पर लगते हैं शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षा के पूरे क्षेत्र में एक ख़ास विचारधारा को लागू करने की, उसमें कितना वो आरोपों को कुंद करने की सरकार कोशिश करती है, एक इंतज़ार ज़रा करना होगा। राज की बात में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे नोटबंदी के बाद भारत में अर्थव्यवस्था पर पड़े असर की। CBDT के मुताबिक 2013-14 में 46 लाख, 2014-15 में 30 लाख नए लोग टैक्स के दायरे में आए। कभी आंकड़ा बढ़ा है तो किसी साल कम भी हुआ, लेकिन हाल के साल में इस तरह की रिकॉर्ड बढ़त नहीं देखी गई। सरकार लगातार कहती रही कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ। अगर CBDT के आंकड़ों की माने तो कम से कम टैक्स के मोर्चे पर सरकार को सफलता मिलती जरूर दिख रही है। दूसरी ओर मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत की ऊंची आर्थिक वृद्धि दर को नोटबंदी का नतीजा मानने से इनकार किया और कहा कि नोटबंदी के वास्तविक असर के आकलन में कुछ महीने और लग सकते हैं।
सुब्रमण्यम ने यह भी कहा कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम यानी यूबीआई तभी काम कर सकती है जब पहले से जारी तमाम तरह की कल्याणकारी योजनाओं को खत्म कर दिया जाए। आइए अब आपको दिखाते हैं सरकार के 3 साल पूरे होने पर सरकारी नुमाइंदों और विपक्ष के नेताओं के बयान। Modi ji has spoiled the country's image, particularly the country which is based on 3 principles, that is liberty, equality and fraternity, and secularism. These all 3 principles he has discarded. सरकार जो है उसे जो उनने वादे किए रोजगार देने के, उन्होंने वादे किए किसानों को राहत देने के, जो उनके असली डे टू यानी लोगों की ज़िंदगी से पानी है, बिजली है, लोगों की ज़रूरत है, इनके लिए सरकारें होती है ना, कि फालतू कामों में लगे हुए हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग हताशा और निराशा में हैं। 3 साल में नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट ने काम किया है, पिछले 70 साल में किसी गवर्नमेंट ने काम नहीं करने का काम किया। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, सबका कल्याण हुआ है। और इतनी बड़ी ऊंचाइयों पर हमारे नेता लोगों के दिल में बस गए हैं। लोगों में घबराहट है कि होगा हमारा क्या, इसलिए लोग अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं, अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मूल अवधारणा को लेकर चल रही है। और हमने जो काम 3 साल में किया है, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज तक किसी भी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी की लीड सरकार ने काम वो नहीं करने का काम किया है। और ये काम जारी रहेगा। और जो हमने वादा किया है उस वादा को पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट करेगी। देखिए, 3 साल नरेंद्र मोदी जी के सरकार के पूरे हुए हैं और 3 साल में मोदी जी ने जिस प्रकार गरीब कल्याण को आगे बढ़ाया है, देश की जनता के लिए काम किया है, उसका नतीजा रहा है कि सबसे बड़ा सर्वे अगर डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में कोई होता है तो वह इलेक्शन होता है। 5 राज्यों के जो चुनाव के नतीजे आए हैं, खासकर के उत्तर प्रदेश में हमने जो 325 सीट भाजपा के देखे हैं और कांग्रेस के 7 सीट देखे हैं, यही बयान करता है कि आखिर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। देखिए, कांग्रेस के पास अब सीट भी नहीं है। ऐसे में वो बहुत खाली समय का प्रयोग करते हुए ये वीडियो इत्यादि बना रहे हैं, बना सकते हैं। वो सरकार ने 3 वर्षों तक कोई काम नहीं किया। अब 3 वर्ष जब इनके हुए हैं तो जनता इनसे जवाब मांगती कि भाई आपने 3 वर्ष तक क्या किया। 3 मुख्य मुद्दे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था: बेरोजगारी, महंगाई, और हम इस देश के जीडीपी को, इस देश के उद्योग को हम बढ़ावा देंगे। ये 3-4 मुख्य मुद्दे थे जिस पर ये सरकार ने जनता से वोट मांगा था और सरकार बनाई थी। 3 साल में कहीं कुछ हुआ नहीं। मोदी सरकार के 3 साल पूरे हुए। जो मोदी साहब ने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया उन्होंने। न अच्छे दिन आए, न बेरोजगारों को रोजगार मिला, न किसानों को दाम मिला, न आम आदमी को सुरक्षा मिली। पूरी तरह से जिन बातों को लेकर वो चुनाव में वादा कर गए थे, सारे वादे निभाने में विफल रहे। मर जवान मर किसान विरोधियों पे कटाक्ष करते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद सीमा पर सबसे ज्यादा हमले हो रहे हैं। आतंकवादी हमला रोकने में विफल रहे और किसानों की आत्महत्या में 63% वृद्धि हुई है। सभी मोर्चों पे सरकार विफल रही है। मात्र प्रचार के माध्यम से लोगों को भ्रमित करने का काम ये सरकार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को निराश किया है। भारतीय जनता पार्टी व्यक्तिगत तौर से तो जीत गई, पर देश को हरा दिया। कहाँ है नौकरियां? कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष? क्यों 35 किसान हर रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं? क्यों हमारी बहन और बेटियों की इज्जत, 9 बेटियों की इज्जत 1 घंटे में हर घंटे लूटी जा रही है? क्यों उद्योग और धंधा चौपट है? क्यों इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो या क्रेडिट ग्रोथ अपटेक हो, क्यों वो सब गिरते जा रहे हैं और 63 साल के सबसे निचले पायदान पर चले गए हैं? तो ये तो अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर जो कुछ विपक्ष कह रहा है और सरकार ने जो कुछ अपने आंकड़े दिए
उस सब के बीच नोटबंदी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिसे लेकर बार बार चर्चा हुई कि उससे आम लोगों को फायदा हुआ या नुकसान। सरकार आज भले ही टैक्स के दायरे को बढ़ता देखकर अपनी पीठ थपथपा ले, लेकिन दरअसल पूरी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर हुआ, इसे भी रस समझना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल कमलेश जी आपसे, जब मुझे लगता है कि नोटबंदी जिस दिन हुई थी और उसके बाद लगातार कैशलेस इकोनॉमी की बातें हुई और कैशलेस ट्रांजैक्शंस की बातें हुई, अचानक से कई कंपनियां जो कि अपने पेटीएम वॉलेट लेकर कहां से निकल के आई, ये पूरी जो कवायद थी ये कहीं एक तरफ से नहीं थी, ये कई मोर्चों पर कवायद वही थी जिसका रिजल्ट आज सरकार सबके सामने लाकर खड़ा कर रही है कि इन चंद महीनों में 91 लाख नए करदाता जुड़ गए हैं। उससे जाहिर है सरकार के खजाने को फायदा तो होगा ही, और जो कुछ भी ट्रांजैक्शंस अगर वो लगातार पारदर्शी तरीके से हो रही हैं तो राजस्व के दूसरे भी उसमें पहलू खुलते हैं। ये सब भी हम जानते हैं क्योंकि जिनकी आमदनी बढ़ी है, जो टैक्स नेट में आए हैं, वो सभी प्रोफेशनल्स, नौकरीशुदा या फिर काम धंधे वाले लोग भी होंगे। तो अगर उनकी आय अगर टैक्स नेट में आई है तो जाहिर है वो दूसरे तरीकों से सेल्स और वैट के जरिए कहीं ना कहीं राजस्व में वो लोग अब शामिल हुए हैं। सरकार की पूरी कवायद का एक बड़ा मकसद, और एक मुझे लगता है कि शायद यही सबसे बड़ा मकसद था भी, आपको लगता है कि सरकार इसमें कामयाब हुई कम से कम? देखिए, एक हद तक सरकार कामयाब जरूर हुई है। अगर टैक्स नेट की बात करें तो सरकार का जो दावा है वो कहीं ना कहीं सफलता की ओर इशारा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब इतने बड़े देश में जब 1.5% लोग ही टैक्स दे रहे हैं और उसकी संख्या नोटबंदी के बाद जो सरकार का आंकड़ा था कि कम से कम वो 2 से 3% लोग ऐसे कर लेंगे जो टैक्स के दायरे में आएंगे, वो आंकड़ा अभी तक हासिल नहीं हो पाया। मुझे लगता है कि अगर उस दिशा में शायद मोदी सरकार आगे बढ़ रही है और देखना होगा आने वाले समय में कि क्या ये दायरा बढ़ता है या न बढ़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो नोटबंदी से जो फायदे हुए हैं वो तो उल्लेखनीय है। खासकर रियल एस्टेट का जो सेक्टर था उसमें तो आपने देखा होगा कि जो आसमान छूती जो दरें थी वो नीचे हुई है और आम आदमी और हम और आपकी पहुंच में रियल एस्टेट की मकान दुकान सब हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है उसके बाद एक निगेटिव एस्पेक्ट भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रोजगार के अवसर पैदा होने थे नोटबंदी के बाद वो नहीं हो पाए। उसके उल्टे जो रोजगार के अवसर मरे हैं, बेरोजगारों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ी है। खासकर अकेले दिल्ली में एक आंकड़ा है कि लगभग 50,000 जो दैनिक भोगी मजदूर थे वो अपने अपने गांवों को चले गए, परमानेंट रूप से वापस चले गए, क्योंकि उनके पास रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं थे। हो सकता है कि ये माहौल आने वाले एक आध साल में खत्म हो जाए। लेकिन एक बात जरूर है कि नोटबंदी से तात्कालिक फायदा जरूर सरकार को हुआ है और जो डिस्पैरिटी है गरीबी और अमीरी के बीच, उसका खाई ऐसा महसूस होता है कि वो घट रहा है। ये 3-4 फायदे आप गिना सकते हैं सरकार के पक्ष में। अब वो ज़्यादा विस्तृत मूल्यांकन और विश्लेषण तो अर्थशास्त्रियों का काम है, लेकिन मुझे लगता है कि ये 3-4 चीज़ें सरकार के पक्ष में जरूर जाती हैं। पुरुषोत्तम नवीन, बहुत व्यवहारिक स्तर पर बताता हूं, दिल्ली के सदर बाजार के एक व्यापारी को आज कोट करता हूं। उनका ये कहना था कि नवंबर के बाद जिस तरह से कारोबार बिल्कुल धड़ाम करके ज़मीन पर आ गिरा, वो अब कुछ महीनों में उठा जरूर है, लेकिन वो रफ्तार नवंबर से पहले वाली 8 नवंबर से पहली वो ना तो वो पकड़ पाया है और ऐसा वो उम्मीद भी नहीं करते कि आने वाले महीनों में इसके संकेत भी नहीं दिखते। लोग बहुत डरे हुए हैं। व्यापारी तबका, जिसे हम मानते थे कि बीजेपी का एक बहुत अच्छा सपोर्टर ये तबका रहा है, लेकिन वही तबका जब इतना डर जाए, जाहिर है हमारे देश में 70 सालों से एक परंपरा इस तरह के कारोबार की पड़ी हुई थी जहाँ टैक्स ना तो खरीदने वाले को देना पड़े और ना माल बेचने वाले को। अब जरा एक टैक्स का हंटर पड़ा है जिसके नतीजे भी सामने है कि 91 लाख नए लोग जुड़ते हैं, लेकिन उसका दूसरा असर काम धंधों पर उस तरह से भी पड़ा है। और जिस तरह से भी कमलेश ने कहा कि छोटे छोटे उद्योग धंधे, छोटे छोटे दुकानें, छोटे छोटे फैक्ट्रियां जिनके पास 20, 25, 30 लोग होते थे, 5-10 लोग होते थे नौकरों के रूप में, उनका भी रोजगार जाता रहा। वो लोग सस्टेन नहीं कर पाए कैशलेस के उस सिस्टम को। तो क्या लगता है कि सरकार जो भी आंकड़ा गिना रही है वो अपनी जगह ठीक है, उससे अगर कुछ फायदा हुआ है तो क्या ये जो नौकरियों के अवसर नौकरियां गई हैं, बात तो रोजगार सृजन की थी, वो तो नहीं हुआ या वो बहुत कम स्तर पर हुआ जैसे आप स्टार्टअप के रूप में कहते हैं, लेकिन उल्टा कहीं जो नौकरियां नोटबंदी के बाद गई हैं उसकी वजह से गई हैं। क्या सरकार का 91 लाख लोगों का टैक्स पेयर के रूप में जुड़ने के बाद का राजस्व इसकी भरपाई कभी और किसी रूप में कर पाएगा? देखिए, नौकरियां अगर फौरी तौर पर जाती हों और अगर इसके एवज में महंगाई कम होती है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूँ।
महंगाई, नौकरी जा रही है, कुछ समय बाद अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा, नौकरियां लोगों को मिल सकती हैं। लेकिन परमानेंट रूप से अगर नोटबंदी का एक असर ये होता है कि महंगाई घटती है, रियल एस्टेट में जो मंदी का दौर है, मैं इसको मंदी का दौर नहीं मानता, ये ठीक है, अगर चीज़ें सस्ती हो रही है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एक व्यक्ति जीवन भर की अपनी 30-40 लाख की कमाई एक फ्लैट में लगाता है और उसके लिए जद्दोजहद करता है वो मध्य वर्ग में और उच्च मध्य वर्ग में आने के लिए, उससे अच्छा है कि वो चीज़ें इतनी सस्ती रहे, इतनी सुलभ रहे कि उसको फ्लैट खरीदने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। तो जो एक जो आडंबर है अर्थव्यवस्था का, एक जो महंगाई का आडंबर है, उसका गुब्बारा अगर ध्वस्त होता है और इसके एवज में अगर कुछ नौकरियां जाती हों या कुछ कठिनाई लोगों को होती है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता हूं, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि नोटबंदी के समय में 15.44 लाख करोड़ जो रुपए थे वो बैंक के बाहर थे, 15 लाख करोड़ रुपए बैंक में आ गए, यानी सिर्फ 0.44 लाख यानी कि 44,000 करोड़ रुपए बैंक में नहीं आ पाए। ये बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। अगर हम इसको ये माने कि काला धन लाने के दृष्टिकोण से अगर नोटबंदी को लागू कराया गया था तो ये बहुत बड़ी राशि नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज जो एक आंकड़ा आया है कि 91 लाख लोग टैक्स के नेट में आ गए हैं, तो जो एक जिम्मेवारी का जो एक बोध सरकार ने कराया है, चाहे वो गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ करके वो कराने का हो या फिर टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ा करके कराने का हो, ये एक बड़ी बात है। जो जिम्मेवारी का बोध कराना, उसके तहत लोगों को एक अपनी ही एक घरेलू अर्थव्यवस्था को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए प्रेरित करना। दूसरी बात यह है कि जो पैसा आतंकवादियों के हाथ में था, जो नक्सलियों के हाथ में था या जो असामाजिक तत्वों के हाथ में पैसा था और जो एक फैक्ट्री चल रही थी नकली नोटों की, उस पर ज़रूर कुठाराघात हुआ इससे। तो दूरगामी असर क्या होंगे इसका तो अध्ययन अभी चल रहा है, कई महीनों में वो हो सकता है कि वो एक आकलन सामने आए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अगर इस तरह की चीज़ें, हालांकि व्यावहारिक तौर पर थोड़ी मुश्किल है, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि इस तरह की चीज़ें हर 5 साल 10 साल में करते रहना होगा, नोटबंदी जैसी चीज़, तभी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट अर्थव्यवस्था होगी, तभी नकली नोटों के व्यापार और उसके कारोबार पर एक स्थायी तौर पर रोक लगाई जा सकेगी और तभी चीज़ें एक नियंत्रण में रहेंगी। जी सत्यप्रकाश, उस वक्त कहा गया था जब नोटबंदी हुई थी, सरकार की तरफ से तमाम ये तर्क दिए गए और ये कहा गया, या विश्वास दिलाया गया कि जो भी कुछ हालात बने हैं, नोट नहीं है, थोड़ा काम धंधों पर असर है, सरकार ने माना भी था, वो तात्कालिक है। लेकिन जैसा मेरा मानना है और जो शायद कई अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि काम धंधों में जो गिरावट आई वो फिर से उठ नहीं पाई। उसके बहुत सारे कारण थे, कैश की उपलब्धता एक, और जिस तरह से टैक्स नेट में से बचे रहने का जो एक तरीका था, जो एक परंपरा भारतीय बाज़ारों में चलती थी, भले ही वो बड़ी फैक्ट्रियों से लेकर छोटी फैक्ट्रियों तक, और छोटे लोग जो छोटी आमदनी में सीमित रह जाते थे, भले ही वो टैक्स के रूप में न चुकाएं लेकिन टैक्स पेयर की लिस्ट में आ जाएं, उन 91 लाख लोगों में ऐसे बहुत से होंगे। क्या आपको लगता है कि उस सेक्टर पर एक बहुत, मतलब समाज का बहुत बड़ा हिस्सा है जो उस तरह की इकोनॉमी से चलता था? उसमें हम ये नहीं कह सकते कि सभी लोग बेईमान होंगे, सभी लोग सरकार को के टैक्स के दायरे से भागना चाहते होंगे, जिनकी आमदनी इतनी थी ही नहीं कभी। कुछ फैक्ट्री, कुछ दुकानदार, कुछ बड़े उद्योगपति ज़रूर ऐसा होंगे। आपको लगता है कि उस सेक्टर पर ज़्यादा असर पड़ा है सरकार की जो ये एक मकसद था कि टैक्स का दायरा बढ़ जाए, उसके बरक्स अगर हम देखें कि बेरोजगारी बढ़ी, क्या ये ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार ने जो नोटबंदी की है उसके बाद जिस तरीके से कैशलेस इंडिया की तरफ आगे बढ़ी है सरकार, नोटबंदी खाली इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, उसके बाद वो लोग जो मजदूरों को रेगुलर कैश पेमेंट करते थे, उसमें सब चोर नहीं थे। बहुत सारे लोगों को मतलब रोज ऐसे काम कराने होते हैं जो शाम को पेमेंट करना होता है, ऐसे लोगों के ऊपर सीधे कुठाराघात हुआ। बैंकों के पास उतने नोट नहीं थे, एक दिन में सिर्फ 20 लाख करोड़ रुपए छापे जा सकते थे, और वो भी एक दिन में सिर्फ 300 करोड़ रुपए छापे जा सकते थे। उसका जो 60 दिन का मूवमेंट था वो चल नहीं पाया था, वो प्रॉपर बैंकों में पैसे नहीं आ पाए। उसकी वजह से जो उस फौरी तौर पे जो क्राइसिस क्रिएट हुई, उस समय आंकड़े के मुताबिक मैं बता रहा हूँ 5 लाख मजदूर दिल्ली से खाली गए, पर देश की तो बाकी हिस्सों से लगभग 50,000 बता रहे थे, यहाँ कुछ आंकड़ा थोड़ा सा ज्यादा है। और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद हुआ क्या कि वो जो लौट के गए अपने गांव जहां भी रहते थे वो गए, उसके बाद उनको क्या रोजगार मिला, उसके बाद उनका क्या हुआ, सरकार ने कभी इसकी सुध नहीं ली। मैं एक बात कहता हूं कि नोटबंदी की जबरदस्त तारीफ लोगों ने की, मोदी सरकार ने उस प्रेशर को हैंडल
भी किया, लेकिन उसके बाद जो मोदी सरकार ने सोचा था कि टैक्स पेयर बढ़ेंगे, टैक्स पेयर कहां से बढ़ेंगे? जब उनकी इनकम होगी, वो कमाएंगे या नौकरी बढ़ेंगी, तब वो टैक्स के दायरे में आएंगे ना। जिनके पास इनकम नहीं, वो टैक्स कहां से देंगे? मोदी सरकार ने जो 91 लाख का ये आंकड़ा दिया है, मुझे इसमें भी छलावा लगता है, क्योंकि 50 लाख लोग तो हर साल जुड़ ही रहे थे, उसमें से 10 लाख लोगों की मौत और किसी कारण रिटायरमेंट के कारण कट रहे थे, तो टोटल 41 लाख लोग जुड़ रहे हैं। इसमें विषय विवाद का इसलिए नहीं हो सकता कि 91 लाख टैक्स पेयर हैं, वो उस लिस्ट में जरूर रहा है, लेकिन कितने लोगों ने उसमें से टैक्स दिया और कितने लोग जीरो टैक्स पेयर वाले थे और कितने लोग रिफंड क्लेम करने वाले भी हो सकते हैं, वो भी जरा आंकड़ा देखना होगा। लेकिन कमलेश, क्या आप मानते हैं इस पे जरा जो लोग बेरोजगार हुए, और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं होगी, तमाम बड़े शहरों से जितने भी जहां भी उद्योग धंधे होंगे वहां से मजदूरों का पलायन जरूर हुआ होगा, वो अपने अपने गांव देहातों में गए होंगे। क्या ऐसा लगता है उन्होंने वहां जाकर मनरेगा का सहारा लिया होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजदूरी उन्हें कहीं ना कहीं से मिलती रहे, तो अपने गांव जिले में मनरेगा में रजिस्ट्रेशन करा करके तो फिर मनरेगा के बिल पर इस साल बड़ा असर पड़ना दिख सकता है, ऐसा माना जाना चाहिए। क्या आकलन है आपका? देखिए, मनरेगा के लिए जहाँ तक बात है, मनरेगा में ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं लोग, और जो नए लोग आते हैं, अगर आपके पास कार्य दिवस बचते हैं तो नए लोगों को इनरोल किया जाता है। लेकिन जहाँ तक नोटबंदी की बात, देखिए एक बात जो बिल्कुल सामने दिखाई पड़ती है कि जो खपत कम हुआ, उत्पादन कम हुआ, निर्यात कम हुआ, आयात कम हुआ, तो फिर ये नुकसान तो सीधे सीधे है ना। जब ये चारों चीज़ें खत्म होती है तो सीधे सीधे नुकसान होता है। और जब सरकार खुद दावा कर रही थी कि 20% जो ये रकम है, जो कैश है, वो 20% काला धन है, तो 80% जो काला धन है उसको लाने का प्रयास होना चाहिए था। और जो रिजर्व बैंक में जो 15 लाख करोड़ जो भी जमा करने की बात कही जा रही थी, आखिर रिजर्व बैंक भी उस पर ब्याज दे रही है ना, ये तो नुकसान तो है ही सरकार को। तो ये निश्चित रूप से मैंने पहले कहा था कि तत्कालिक फायदा जरूर हुआ हो, लेकिन दीर्घकालिक फायदा नहीं दिखाई पड़ता किसी भी ढंग से। दीर्घकालिक फायदा सरकार चाहे तो अपना गाल बजा ले, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि सरकार को कोई दीर्घकालिक फायदा हुआ है। ये भी कहा जा रहा था, आपको याद होगा कि जब नोटबंदी का दौर चला तो बहुत सारे लोगों ने, जो रईस लोग हैं, उन्होंने विदेशी मुद्रा में उसको कन्वर्ट किया, सोने चांदी खरीदे। तो वो सोने चांदी जो सरकार चाहती थी कि सोना चांदी का जो आयात हो वो खत्म हो, उसके बजाय वो बढ़ गया। तो ये सब चीज़ें धक्का सरकार को लगा है। सरकार, अब देखिए, सरकार छिपाने की कोशिश जरूर कर रही है। अब उम्मीद की जानी चाहिए कि जो रियल पिक्चर है वो सामने, देश के सामने आए। हालांकि स्टैंडिंग कमेटी की बैठक लगातार चल रही है, उसके सामने रिजर्व बैंक के गवर्नर पीएसबी होने वाले हैं, इस मई में पीएसबी भी होंगे। अब ये बातें क्लियर तभी हो पाएंगे जब इस तरह की रिपोर्ट सामने आए, और जो रिसर्च का जो सर्वे का जो करती है एजेंसियां, वो खुलकर सामने आएंगे क्या नोटबंदी से क्या फायदे हुए, क्या नुकसान है। अभी तो कोई व्यापक सर्वे इस तरह का नहीं आया। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार का जो दावे हैं और जो सरकार का जो क्लेम है और सरकार का जो नुकसान है, वो सब बातें खुलकर सामने आएंगी। ठीक है, आखिरी सवाल पुरुषोत्तम नवीन आपसे। मुझे याद है जब नोटबंदी का ऐलान किया था तो उसके कुछ दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्वजनिक मंचों पर कई जगह कहा कि मैं नोटबंदी के दौरान जो लोग काले धन को अभी भी सफ़ेद करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, भले मुझे 1 लाख लोग इनकम टैक्स में और लगाने पड़े, मुझे पुराने एम्प्लॉयज़ को, जो भी उन्होंने कहा। मकसद ये था कि इस दौरान कोई अगर कोई गफलत फैलाने की कोशिश करे, कोई दूसरे तरीके ढूंढने की कोशिश करे नोटबंदी के लिए, सरकार के हुआ भी कुछ उस तरह से कि सरकार नए नए नियम हर दिन बनाती गई। उस वक्त भी विपक्ष ने आलोचना की, मगर वो चोरों को पीछे कुछ उस तरह की कहानी थी कि तू डाल डाल मैं पात पात, चोर एक रास्ता निकालेंगे तो सरकार दूसरा नियम लेकर आ जाती थी। ऐसा कई दिन तक चला। इसके बाद मुझे लगता है कि सरकारी एजेंसियां, इनकम टैक्स भी है और बाकी एजेंसीज भी हैं जो लगातार रेड डालती रही हैं। उस कार्यक्रम में काफ़ी तेज़ी आई थी, उसमें ईडी की रेड भी थी, उसमें सीबीआई की रेड भी थी। काले धन को लेकर के इनकम टैक्स तो अपना काम करता ही है। इस तरह की रेड्स में बहुत तेज़ी आई और कई बड़े उद्योगपतियों के नाम भी हमारे सामने हैं, नेताओं के भी हमारे सामने हैं। नोटबंदी के बाद के असर को अपने अंजाम तक पहुँचाने का क्या ये भी तरीका है, क्या ये भी एक टूल है जिसे हम देख रहे हैं? जी, ये एक उपकरण हो सकता है सरकार का कि नोटबंदी के असर को किस तरह से दीर्घकालिक बनाया जाए। मैं ये एक बात कह रहा हूँ कि नोटबंदी जिस तरह से लागू की गई उसकी आलोचना हुई और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस अफरा तफरी में, हालांकि वो एकाएक ही लागू हो सकती थी, बता करके लागू करना संभव नहीं है, लेकिन ये तो बिल्कुल देखा गया उन 15-20 दिनों में, 1 महीने में, कि सरकार
पूरी तरह से तैयार नहीं थी कि कैसे इसको चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए या स्टेप बाय स्टेप हम कौन से कदम उठाएंगे ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। उस समय काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा, पूरे देश में लोग बेरोजगार हुए, नौकरियों से छूटे, पलायन हुआ, वो तो अलग है, लेकिन अपना ही पैसा बैंकों में रहा और लोग उसको पाने के लिए बहुत लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। दूसरी बात कि जो काला धन जिस तरह से वापस आना चाहिए था वो नहीं आया। जनधन योजना में, जो कि अभी अभी बिल्कुल नया बैंक अकाउंट था, उसमें 40,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। ये सरकार का आंकड़ा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उस दौरान 2 बार ये बयान दिया कि जो लोग जनधन खाते में पैसा जमा करवा रहे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, और मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि उनका पैसा जिस अकाउंट में है उसी में रह जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आकलन नहीं आया है, इस चीज़ का कोई आंकड़ा नहीं आया कि क्या वो जो जनधन खाते में जिन लोगों ने अपने पैसे ट्रांसफ़र करा दिए थे वो जनधन अकाउंट वाले का पैसा हो गया या उन लोगों ने वापस निकाल लिया, उसका क्या प्रयोग हुआ, दुरुपयोग हुआ, उसका कोई आकलन नहीं है। तो इसको भी मैं सरकार का एक तरह से फेल्योर मानता हूँ। देखिए, कुल मिलाकर के एक बहुत ही कहें कि साहसिक कदम था, क्रांतिकारी भले न कहें, और एक बहुत सोच समझकर लिया गया था, लेकिन सोच समझ करके उसको किस तरह से लागू किया जाए उसमें थोड़ी कमियां जरूर थीं, और उसके आकलन पर अभी थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। कुछ उसके सकारात्मक पक्ष हैं, कुछ नकारात्मक पक्ष है, लेकिन पूरा आकलन उसका अभी एक उसमें वक्त लगेगा, कुछ महीनों का समय देश लगेगा। के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम भी यही बात लगभग कह रहे थे कि अभी नोटबंदी के असर किस तरह से सामने आएंगे उसके आकलन को अभी आकलन करना बहुत जल्दबाजी होगी और समय ज़रूर लगेगा। और ये मामला सिर्फ नोटबंदी या फिर शिक्षा मामले का नहीं है। सरकार के 3 साल के पूरे कार्यकाल में सरकार ने क्या कुछ किया है, तमाम मंत्रालय अपना लेखा जोखा पेश करेंगे, उन पर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। लेकिन आज राज की बात में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।